Hey, hi everyone. Welcome to our channel Commerce Education by CA. This is दर्शन दिस साइड. हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था? एसपी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या किया था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. पिछले लेक्चर में हम लोग ने पहले बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर देखा था कि चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है. उसके बाद वी हैड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या अपन ने ये सब देखा था कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है एंड देन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. ठीक है, ये सब हम लोग ने थोड़ा समझने की कोशिश की थी. इसके बाद हम लोग ने क्या किया था, इसके बाद हम लोग ने कॉर्पोरेट फाइनेंस का पूरा चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था. उसके बाद वी स्टार्टेड विद द टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन करने के बाद मैंने आपको करवाया था कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग. ध्यान से देखो, डेफिनेशन, देन उसका मैंने आपको क्या करवाया था, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. एंड इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था दैट इज डिसीजंस इन कॉर्पोरेट फाइनेंस. कितने टाइप के डिसीजन होते हैं करके मैंने आपको ये समझाया था. इसी टॉपिक के अंदर एक छोटा सा और एक टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूरा तरीके से करवाया था. आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा रहेगा. अगर नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर को देखो तो दैट आपको ये लेक्चर का आपको लिंक बैठेगा, वरना आपको इस लेक्चर में बराबर से समझ में नहीं आएगा. सो मैं आई बटन पे लिंक मेंशन कर देता हूँ, तो आप इस लेक्चर को देखने के पहले वो लेक्चर देख लीजिए. ओके. एंड हाँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए. अगर कुछ भी आपको रॉन्ग लगा है तो आप वीडियो पे वो भी कमेंट करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा. और डाउट है तो डाउट भी आप मेंशन करिए, मैं उसका भी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा. इन दैट केस नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ व्हाट, चैप्टर सेम है लेकिन उस चैप्टर के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस. ओके. सो अभी फोकस ऑन द स्क्रीन. टॉपिक का नाम क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट. टॉपिक का नाम क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. सबसे पहले पता है क्या होता है, ये जो मिस्टर डी था, मिस्टर डी मतलब दर्शन, मिस्टर डी था, उसके सबसे पहले क्या होता है, उसको पहले एक आइडिया आती है. देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको पहले बिजनेस की आइडिया आती है कि नहीं. फिर आप क्या करते हो, उस आइडिया की फिजिबिलिटी देखते हो. फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप ये चेक करते हो कि क्या वो आइडिया पॉसिबल है कि नहीं. मतलब क्या वो आइडिया बिजनेस में कन्वर्ट करना पॉसिबल है कि नहीं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कल उठ के बोलता हूँ कि मैं उड़ने वाली मोटरसाइकिल बनाऊंगा, उड़ने वाली, आज की डेट पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. आज की डेट पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. सो इन दैट केस वो आइडिया अपना फिजिबल नहीं कहलाया जाएगा. ओके. या फिर मैं आपको बोलता हूँ कि क्रिकेट में अपन एक काम करते हैं, एक एक ओवर की मैच करेंगे, तो ये भी आइडिया फिजिबल नहीं है. वैसे ही अपन सेकंड चीज़ क्या देखेंगे कि वो आइडिया कमर्शियली वायबल है कि नहीं. कमर्शियली वायबल है कि नहीं मतलब जो भी आपको बिजनेस की आइडिया आती है, आप उसके पहले फिजिबिलिटी देखते हो कि क्या वो बिजनेस में कन्वर्ट करना पॉसिबल है कि नहीं. अगर है तो आप ये देखते हो कि क्या वो कमर्शियली वायबल है कि नहीं. कमर्शियली वायबल का मतलब होता है कि क्या वो बिजनेस में कन्वर्ट करने के बाद क्या आपको रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट होगा कि नहीं. समझ रहे हो, मतलब आपने तो उस कॉन्सेप्ट का बिजनेस या उस आइडिया का बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मार्केट ही नहीं है उस बिजनेस की. देयर इज नो बायर फॉर दैट, फॉर योर प्रोडक्ट. आपके प्रोडक्ट का बायर कोई नहीं है. सो इन दैट केस आपका आइडिया कमर्शियली वायबल नहीं कहलाया जाएगा. ओके. अगर आपका आइडिया कमर्शियली वायबल है मतलब आप जो प्रोडक्ट या आप जो बिजनेस करने का सोच रहे हो उसके लिए बायर्स है, मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग हैं. ठीक है. सो इन दैट केस आपका बिजनेस कमर्शियली वायबल कहलाया जाएगा. एक बार ये करने के बाद हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये तय करते हैं कि हमें कितना कैपिटल की ज़रूरत है. हाउ मच कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस. याद रखना, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए नहीं, स्टार्ट एंड रन दोनों की बात कर रहा हूँ. उसके बाद हम लोग एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं. फाइनेंशियल प्लान में हम लोग सिर्फ आज का नहीं सोचते, हम लोग प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के बारे में सोच के हम लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं. ठीक है. फाइनेंशियल प्लानिंग का मैंने मतलब आपको पहले ही बताया था, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना पैसा चाहिए. ठीक है. इन विच केस अभी आपको पता है एक चीज़ समझना, ये जो स्टेप 3 था, स्टेप 3 के टाइम पे ये जो अपना मिस्टर डी है, जब वो कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में सोच रहा है कि कितना पैसा लगने वाला है. ओके. तो मिस्टर डी किन किन चीज़ों के बारे में मिस्टर डी ने सोचा रहेगा.
मतलब मैं बोल रहा हूँ ये जो थर्ड स्टेप था अपना, जहाँ पे वो सोच रहा है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंड रन करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है, जब वो ये सोच रहा है तब वो किन किन चीज़ों के बारे में सोचेगा। वो ऑब्वियसली लैंड के बारे में सोचेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लैंड, मशीन, फर्नीचर, देन कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें लगेगी, है कि नहीं। फिर लेबर लगेगा, फिर देखो लेबर क्यों लेबर को हम खरीदते नहीं है, वी आर पेइंग सैलरी टू द लेबरर एंड एम्प्लॉयज़। देन रॉ मटेरियल लगेंगे, फिर डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसे लगने वाले हैं, है कि नहीं। जब हम पैसों के बारे में सोच रहे हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या कि कितने पैसे लगने वाले हैं, तो पैसे कहाँ लगेंगे, पैसे लगेंगे टू बाय लैंड, ओके, देन टू बाय मशीन्स, देन टू बाय कंप्यूटर्स एक्सेट्रा वगैरह, मशीन्स एंड वो सब आ गए उसमें, ठीक है। देन सैलरी पे करने के लिए पैसा लगेगा, देन रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगेगा। अब जो पैसा लैंड, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर इन सब में लगने वाला है वो फिक्स कैपिटल कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? फिक्स कैपिटल। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है, कि फिक्स कैपिटल मतलब जो पैसा आपको बार बार नहीं लगाना है, आपको वो एक बार लगाना है। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बाई मशीन्स एवरी मंथ और एवरी 6 मंथ्स। आप हर 6 महीने में मशीन नहीं खरीदते हो। जनरली हर मशीन के ऊपर अपन एक मोबाइल भी खरीदते हैं, तो मोबाइल में भी 1 साल की वारंटी तो होती है कि नहीं। तो वैसे ही मशीन्स और लैंड ये सब जो है ना, कंप्यूटर वगैरह, ये सब हम लोग बार बार नहीं खरीदते। हम लोग मैक्सिमम उसको 1 साल के बाद ही अगर नया खरीदना रहेगा तो खरीदते हैं, ओके। मतलब मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 1 साल के बाद, मिनिमम 1 साल तो चलता ही है। और जो लेबरर है, जो रॉ मटेरियल है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, ये तो एवरी मंथ एवरी डे लगने वाला है, तो उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट जो मिस्टर डी है वो 2 चीज़ के बारे में सोचेगा। जब भी वो कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में सोचता है तब वो 2 चीज़ों के बारे में सोचेगा। एक तो फिक्स कैपिटल कितना लगने वाला है और दूसरा वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड। सर फिक्स कैपिटल का मतलब हमको अभी भी समझा नहीं है, अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। फिक्स कैपिटल का पहले मीनिंग समझ लो। फिक्स कैपिटल ये वो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। ये वो पैसा है, देखो आपके पास 50 लाख रुपए जमा हो गए थे कल, हाँ कि ना? यस सर। कल हम लोग मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि 50 लाख रुपीज़ जो हमको चाहिए थे बिजनेस के लिए वो हमारे जमा हो गए हैं। अब मेरा पॉइंट ये आता है इन विच केस कि जो फिक्स कैपिटल है ये क्या है? ये वो पैसा है जो हमारे पास 50 लाख आया था ना, उसमें से जो पैसा हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे? वी विल यूज बाइंग फिक्स असेट। जो पैसा हम लोग फिक्स असेट बाय करने के लिए यूज़ करते हैं उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं, उसको फिक्स कैपिटल कहते हैं। सर ये फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स असेट क्या होता है? वन सेकेंड रिपीटिंग, अगर मैंने बाय मिस्टेक कुछ ऊपर नीचे बोल दिया हो तो। फिक्स कैपिटल ये वो पैसा है जो हम लोग फिक्स असेट बाय करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। 50 लाख में से जो पैसा हम लोग फिक्स असेट बाय करने के लिए यूज़ करेंगे उसे फिक्स कैपिटल कहा जाएगा। सर ये फिक्स असेट क्या होता है? ये वो होता है, ये वो असेट्स होते हैं जो बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए चलते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस में होते हैं। मतलब हम लोग फिक्स असेट जो खरीदते हैं, फिक्स असेट का डेफिनेशन मतलब क्या होता है कि जिनको हम, ये वो असेट है जिनको हम देख सकते हैं, वी कैन टच, वी कैन फील, है कि नहीं? टैंजिबल बोलो, ओके, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। नाउ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिक्स कैपिटल का वापस से उन्होंने मतलब क्या दिया है? कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट। मतलब वो जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में टू बाय फिक्स असेट, फिक्स असेट बाय करने के लिए जो पैसा यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल, ठीक है। नाम में लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। एक ही बार यूज करेंगे और ये जो पैसा होता है ना, ये बिजनेस में ऑलमोस्ट परमानेंटली रहता है। मतलब आप जनरली देखना, अगर आपने आपके बिजनेस के लिए अगर आपने मशीन खरीदी है तो मशीन की एक लाइफ होती है। तो हम लोग जब मशीन खरीदते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि मशीन कितने साल तक चलेगी। जनरली मशीन हम लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी भर चलेगी, जनरली लाइफ टाइम चलने वाली है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो पैसा है वो बिजनेस में ऑलमोस्ट परमानेंटली लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो फिक्स असेट है ये हम लोग कभी भी, कोई भी बिजनेस जो फिक्स असेट खरीदता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंप्यूटर खरीदा बिजनेस के लिए, ठीक है। तो बिजनेस के लिए जो मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, सो वो मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, मेरे बेचने के लिए प्रोडक्ट कोई दूसरे है। फिक्स अपना जो कंप्यूटर मैंने जो फिक्स असेट खरीदा है वो मेरे बिजनेस को बिजनेस के प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए मैंने खरीदा है। तो ये जो असेट होते हैं दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। मतलब हम जो फिक्स असेट बिजनेस में खरीदते हैं वो हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते, वापस बेचने के लिए नहीं खरीद रहे।
फिर जनरली रिक्वायर्ड, ये जो फिक्स असेट होते हैं ये कब लगते हैं? देखो फिक्स असेट जो होते हैं वो जनरली हमको स्टार्टिंग में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब लगता है। फिक्स असेट जनरली, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली हमको कब लगते हैं? जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स कैपिटल कब लगता है? जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, क्या उनको मतलब जो बन गई है कंपनी, मतलब जिसको बन के 5-6 साल हो गए हैं, तो क्या उनको फिक्स कैपिटल नहीं लगेगा? लगेगा ना। अगर उनको एक्सपांड करना है, डेवलप करना है या रिप्लेस करना है अपने एसेट को, अगर वो अपने अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं या डाइवर्सिफाई कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यू कैन से उसको अपने असेट्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो इन दैट केस उनको भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये जो फिक्स कैपिटल का जो प्लानिंग होता है ना, फिक्स कैपिटल का प्लानिंग ये कौन करता है? प्रमोटर। कौन करता है? प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा। प्रमोटर इज अ पर्सन जिसको बिजनेस या फिर कंपनी बनाने की जो आइडिया आती है ना, सबसे पहले जिसके पास ये आइडिया आती है कि मुझे ये बिजनेस करना है, सो एंड सो बिजनेस, या मुझे जिसके पास ये आइडिया आती है या फिर जो स्टेप्स लेता है टू फॉर्म अ कंपनी इज कॉल्ड अ प्रमोटर, ठीक है। सबसे पहले आइडिया उसके पास आती है और फिक्स कैपिटल की इनिशियल प्लानिंग भी प्रमोटर करता है। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले ये लोग पता है क्या करते हैं? ये लोग एक लिस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं ये लोग? एक लिस्ट बनाते हैं। मतलब ये प्रमोटर क्या करेगा? सबसे पहले एक लिस्ट बनाएगा कि कौन से फिक्स असेट की ज़रूरत है। सपोज अगर मेरा एक बिजनेस है डिपार्टमेंटल स्टोर का, अगर मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब जनरल स्टोर्स है मेरा, मुझे मेरा डीमार्ट का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो मुझे कंप्यूटर्स लगेंगे, देन मुझे बहुत सारी चीज़ें रखने, स्टोर करने के लिए मुझे इक्विपमेंट लगेगा। सो ऐसे बहुत सारे फिक्स असेट बिजनेस में लगते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, सो एंड सो ये सब पहले हम लोग चेक करते हैं कि कौन से फिक्स असेट लगने वाले हैं, फिर उनका कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि लैंड का प्राइस कितना है, उस पर फिर बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा होगा, कंस्ट्रक्शन करने का कितना खर्चा होगा, फिर मुझे कितना प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट कितना लगने वाला है, मतलब जो मैं मशीन्स डालने वाला हूँ, एक्सेप्ट देन कंप्यूटर्स एंड और उसके अलावा मशीन्स भी लगते हैं बहुत सारे बिजनेस में। तो मैं फिर फाइनली एक स्टेज पे पहुंचता हूँ कि मेरा टोटल फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, हाउ मच टोटल फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। वंस अगेन फिक्स कैपिटल मतलब क्या? वो पैसा जो हम लोग फिक्स असेट में डालेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे कि मुझे कितने फिक्स असेट की ज़रूरत है और उनका कॉस्ट कितना है। सो दैट विल बी माई फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे बताओ कि ये एस्टिमेट करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? फिक्स कैपिटल को एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट पे जितने भी बिजनेस है सब कैसे हो गए? मॉडर्न। एंड अगर जितने भी आप बिजनेस देखते हो ना आज की डेट पे, जो पहले किराने के शॉप भी होते थे ना, या मेडिकल शॉप भी होते थे, तो वो लोग भी पहले कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन आज सब लोग क्या करते हैं? ऑटोमेटेड मशीन यूज़ करते हैं, जिससे उनका टाइम बचता है, ठीक है। तो आज की डेट पे आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट के बारे में एस्टिमेट करना, अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक बात समझना, आपको इतना तो क्लियरली समझ गया कि फिक्स कैपिटल जो होता है वो बिजनेस में परमानेंटली होता है। तो आप फिक्स असेट जो है या फिक्स असेट जो है वो कौन से सोर्स से खरीदोगे? लॉन्ग टर्म सोर्स से। कौन से सोर्स से? फंड्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट और ऑब्टेन फ्रॉम कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट, जैसे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, आप कभी भी कंपनी खोलोगे और अगर आपको फिक्स असेट में पैसा डालना है तो आप वो पैसा डालोगे जो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए हो। किसके लिए हो? लॉन्ग टर्म के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 1 साल का लोन लिया है, सिर्फ 1 साल का, तो वो पैसा आप फिक्स असेट के लिए यूज़ नहीं करोगे। आपने अगर 10 साल का लोन लिया है तो आप वो पैसा लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको पैसा मिला है ना, वो पैसा आप फिक्स असेट में डालोगे, फिक्स कैपिटल के लिए आप यूज़ करोगे। मूविंग फॉरवर्ड, सर एक बिजनेस में फिक्स कैपिटल कितना लगेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो एक बिजनेस में फिक्स कैपिटल कितना लगने वाला है किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, पब्लिक यूटिलिटी वाला बिजनेस है, गुड्स आप अगर खुद मैन्युफैक्चर करते हो गुड्स को, या फिर आपका पब्लिक यूटिलिटी मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो होते हैं वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वाले होते हैं। अगर आपका ऐसा बिजनेस है तो इन दैट केस आपको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा।
आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप अगर खुद ही गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मशीन्स लगेगी। और अगर आपका सिर्फ ट्रेडिंग का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस मतलब क्या, आपने आपके यहाँ पे एक जनरल स्टोर देखा रहेगा जहाँ से आप पेन, पेंसिल, रबर सब खरीदते हो। क्या वो स्टोर जो है, क्या वो दुकान जो है, क्या वो खुद रबड़ बनाती है? नहीं सर, वो कहीं से खरीदती है, आपको बेचती है। वो लोग खुद पेंसिल बनाते नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा बिजनेस है, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब कहीं से गुड्स खरीद रहे हो और उसी को बेच रहे हो, आप उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो, अगर ऐसा बिजनेस है तो आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ बिजनेस। जितना आपका बिजनेस बड़ा रहेगा, जितना आपका बिजनेस का साइज ज़्यादा रहेगा, उतना आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा, ओके। और जितना आपका देखो एग्जांपल के तौर पे लार्ज स्केल का मतलब क्या आता है कि आपका बिजनेस बहुत फैला हुआ है, आपका बिजनेस सिर्फ अपना यू कैन नॉट से वो सिर्फ आपका बिजनेस सिर्फ एक ही सिटी में नहीं है, आपका बिजनेस अलग अलग सिटी में, अलग अलग सिटी में। तो अगर अलग अलग सिटी में आपका बिजनेस है तो इन दैट केस आपको जो है ना स्टॉक वगैरह जो मेंटेन करना है वो कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। तो जब आप कंप्यूटर पे करते हो तो आपको मशीन सब बड़ी बड़ी लगेगी, क्योंकि आपका पूरा प्रोडक्शन जो रहेगा वो पूरा ऑटोमेटिक मशीन्स पे डिपेंड करेगा। इसीलिए आपका जो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगा। मूविंग फॉरवर्ड, स्कोप ऑफ द बिजनेस। मतलब स्कोप ऑफ द बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो बिजनेस है, आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, प्रोडक्शन भी करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी आप ही करते हो, सब सारी एक्टिविटीज़ आप ही कर रहे हो, तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा? हाई। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ लीज या रेंट। अगर आपने लैंड खरीदते नहीं हो, अगर आप लैंड खरीदते नहीं हो, आप उसको लीज या रेंट पे लेते हो, आप भाड़े पे अगर लैंड आपने बाय नहीं किया, आपने भाड़े पे लैंड ले लिया, ठीक है, आप रेंट पे करते हो, तो आपका जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा वो लेस हो जाएगा, क्योंकि जब आप रेंट पे करते हो तो रेंट का अमाउंट कम होता है देन लैंड का कॉस्ट। आप जो लैंड खरीदते हो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है बट उसका रेंट कम होता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप रेंट पे खरीदते हो कोई भी लैंड, तो इन दैट केस आपका वो लैंड खुद का नहीं कहलाया जाता है, ठीक है, वो किसी और का होता है, आपने सिर्फ उसको रेंट पे लिया है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभी सपोज एग्जांपल के तौर पे आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस है, उसमें से सारे प्रोसेस आप खुद नहीं करते हो, आप क्या करते हो, उसको आउटसोर्स करते हो। मतलब क्या होता है कि कोई एक प्रोसेस है वो आप किसी और को देते हो कि ये काम तुम करोगे, ठीक है। तो उसके लिए जो भी असेट्स लगेंगे वो खरीदेंगे ना, हम नहीं खरीदेंगे। तो अगर इन केस हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और हमने उसमें से कोई काम आउटसोर्स किया है, तो हमारा जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो लेस हो जाएगा, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। हमने क्या किया, हमने नया असेट नहीं खरीदा, हमने सेकेंड हैंड असेट खरीदा। तो अगर हम सेकेंड हैंड असेट खरीदते तो हमको सस्ते में मिलता है, तो हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ असेट एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट पे हम लोग को असेट मिल रहा है, हमने जो असेट लिया है वो कंसेशनल रेट पे मिला है। सर कंसेशनल रेट कैसे हुआ? गवर्नमेंट ने दिया। सर गवर्नमेंट ने क्यों दिया हमको कंसेशनल रेट पे? क्योंकि क्या होता है, कोई एरिया जो होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं होता है, उसको स्पीड अप करने के लिए सरकार हमको बोलती है कि आप प्लीज़ वहाँ पे अपना बिजनेस चालू करिए, हम आपको इतना सब्सिडी देंगे, हम आपको असेट सस्ते में देंगे। या फिर आपको आजकल पता है EMI का सिस्टम है, तो अगर EMI पे अपने को कोई भी चीज़ मिलती है तो हमारा पूरा एक साथ पैसा नहीं जाता है, तो इन दैट केस हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट? इंटरनेशनल कंडीशन। कभी कभी पता है क्या होता है, वॉर वगैरह होता है, और ये इंटरनेशनल कंडीशन है, सबके ऊपर अप्लाई नहीं करता है, ये सिर्फ उन बिजनेस के लिए अप्लाई करता है जिसमें क्या बोलते हैं, जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं, मतलब जिनका बिजनेस विदेश में भी होता है, ठीक है। तो कभी कभी वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, वॉर वगैरह होता है ना, तो इन दैट केस क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं तुमको पता है, वो अपना बहुत ज़्यादा पैसा पता है एक्सपांशन के लिए, अभी सपोज किसी को एक्सपांड करना था अपना बिजनेस, लेकिन वॉर जैसा सिचुएशन आ गया, तो इन दैट केस वो लोग क्या करते हैं, अभी के अभी सारे के सारे फिक्स असेट खरीद लेते हैं, सो दैट वॉर के बाद है ना शॉर्टेज हो जाती है। इसीलिए वॉर जैसे सिचुएशन के केस में उनका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेंड इन द इकोनॉमी। ट्रेंड इन द इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अगर आपका कंपनी का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, कैसा है, ब्राइट, आपके कंपनी के फ्यूचर कैसा है, ब्राइट, तो आप क्या करोगे, आपके बिजनेस को एक्सपांड करोगे। एक्सपांशन के लिए आपको ह्यूज अमाउंट लगेगा फिक्स कैपिटल का, एम आई राइट?
मूविंग फॉरवर्ड, पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन ट्रेंड का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? पॉपुलेशन ट्रेंड का मतलब होता है कि जो अगर आपके आपके कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो हाई रेट पे इंक्रीज हो रही है, हाई रेट पे इंक्रीज हो रही है, तो इन दैट केस क्या होता है, कोई कोई कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। अगर पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री में बढ़ रही है तो कोई कोई कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटी होता है और वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है, तो उनका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस मतलब क्या? अभी इंडस्ट्री में जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड में रहेंगे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड में रहेंगे, तो उन कंपनी के लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर उनका बिजनेस डिमांड में है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सपांड करना पड़ेगा, है कि नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। ये बहुत ज़बरदस्त फैक्टर है। कॉम्पिटिटिव फैक्टर क्या बोलता है? कॉम्पिटिटिव फैक्टर ये बोलता है, देखो अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो, ओके, और उस बिजनेस में आपका कोई कॉम्पिटिटर है, ओके, कोई आपका कॉम्पिटिटर है, मतलब क्या, सेम बिजनेस वाला बंदा, ठीक है। अगर मेरा किराने का शॉप है और मेरे बाजू में और एक किराने का शॉप है, ठीक है, दो किराने के शॉप है, तो वो मेरा दुश्मन हुआ बिजनेस के एंगल से। सो इन दैट केस क्या होता है कि वो जो बिजनेस वाला, किराने वाला जो दुकान वाला है, अगर उसने कोई चेंजेस किया, मतलब उसने अपने किराने के शॉप में क्या किया, उसने पूरा अपना रिनोवेशन कर दिया, देन उसने पूरा कंप्यूटराइज कर दिया, बारकोड, सीसीटीवी वगैरह लगा दिया, तो अब उसके वजह से मुझे कंपटीशन में रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ेगा। मुझे कुछ भी करके अपने बिजनेस में कंप्यूटर, देन पूरा उसको रिनोवेट करना पड़ेगा, सीसीटीवी लगाना पड़ेगा, एक्सेट्रा। देखो क्या बोलते हैं, ये एक प्राइम एलिमेंट है। क्या होता है, कंपटीटर अगर शिफ्ट हो जाता है टू ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, मशीन्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, देन अदर कॉम्पिटिटर, दूसरा जो कॉम्पिटिटर जो होता है इन द सेम लाइन, मतलब सेम किराने वाला, किराने और मेडिकल वाले को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो उसको भी फोर्स होगा कि उसको भी क्या करना पड़ेगा, अपने जो कॉम्पिटिटर वाले को ने जो चेंज किया है उसमें शिफ्ट होने के लिए। तो इस तरीके से उसका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। अगर कॉम्पिटिटर ने कोई चेंजेस किए हैं, सो इन दैट केस मुझे भी करने पड़ेंगे, एंड इसी रीजन से मेरा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो ये था फैक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, आप लोग ये 12 के 12 फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ लो और उसको समझो, एंड देन अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। मैंने 12 के 12 आपको पढ़ा दिए हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है उसको समझते हैं अपन शांति से। वर्किंग कैपिटल क्या होता है गाइस, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं उसका। मीनिंग क्या बोलता है, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या बोलता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है, मतलब वो पैसा जो हम लोग किसके लिए यूज़ करने वाले हैं, हम लोग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ करने वाले हैं। ये वो पैसा है जो हम लोग बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी के लिए यूज़ करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म होता है ये कैसा होता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल एस्टिमेट करने के बाद, फिक्स कैपिटल कितना लगेगा बिजनेस में, ये एस्टिमेट करने के बाद हमें क्या एस्टिमेट करना चाहिए कि हमारे बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, मतलब हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, ठीक है। ये हम लोगों ने पॉइंट कहाँ पे देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बिजनेस को स्मूथली रन करना मतलब क्या होता है, बिजनेस को स्मूथली रन करना मतलब रेगुलरली परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, रेगुलरली पेमेंट ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉयज़, हमारा जो डे टू डे एक्सपेंस होता है, चाय नाश्ता, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब जो होता है, ये अगर स्मूथली करना है तो हमें कितने पैसे लगेंगे। हमने फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट देख लिया। फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, कितने फिक्स असेट लगने वाले हैं बिजनेस में, ठीक है। सो वो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है कि सर वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग। आपने तो बोल दिया सर कि डे टू डे बिजनेस के लिए जो पैसा लगता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। देखो वर्किंग कैपिटल का जनरल मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी का मतलब, सर मुझे करंट असेट का मतलब नहीं पता। करंट असेट मतलब वो असेट जो आपका साल भर नहीं चलने वाला है, वो असेट जो आपका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा साल भर चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर चलेगा, ठीक है। मतलब यू कैन से कि जो आपको रेगुलर लगने वाला है, जैसे कि स्टॉक, फिर आपके बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गए, कैश हो गया, शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने लिया है, तो वो सब जो होता है वो आपका मैक्सिमम 1 साल के लिए होता है। मैं तो बोलता हूँ 1 साल से कम ही होता है। तो ये सब जो होते हैं उसको करंट असेट बोलते हैं। वैसे ही जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा, टेंशन, ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। अगर आपने
क्या बोलते हैं उधार वगैरह लिया रहता है तो आपकी लायबिलिटी होती है। इन विच केस क्या मैं बोल रहा हूँ कि करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी विच इज लेस देन 1 ईयर, जैसे कि बिल्स पेएबल हो गए, देन क्रेडिटर्स हो गए, शॉर्ट टर्म लोन हो गए। गाइस ये सब जो है आपके अकाउंट्स के टॉपिक है। अगर आपको फिर भी इनमें डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको इसका मतलब भी एक्सप्लेन कर लूँगा। बट अकाउंट्स में आई होप आपके ये सब डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये आपको जनरल मैंने मीनिंग बता दिया। लेकिन एक JS मिल नाम का पर्सन है, एक JS मिल नाम का पर्सन है, वो बोलता है वर्किंग कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है, टोटल ऑफ करंट असेट। वो क्या बोलता है, टोटल ऑफ करंट असेट। जस्ट अ मिनट गाइस, वो बोलता है कि टोटल ऑफ करंट असेट, सिर्फ और सिर्फ करंट असेट, करंट असेट का टोटल करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये किसने बोला, JS मिल ने बोला। JS मिल बोलता है कि टोटल ऑफ करंट असेट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। और एक पर्सन आता है जस्टिन बर्ग करके। जस्टिन बर्ग क्या बोलता है कि एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी, मतलब जब हम करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं और अगर पैसा बचता है, जैसे कि 150 माइनस 50 किया तो कितना बचेगा, बचेगा 100 रुपया। वो जो 100 रुपया है, वो 100 रुपया क्या है, एक्सेस ऑफ करंट असेट। करंट असेट ज्यादा है देन करंट लायबिलिटी। कितना ज्यादा है, 100 रुपये से। समझ रहा है, करंट असेट कितने से ज्यादा है, करंट असेट कितने से ज्यादा है, 100 रुपये से ज्यादा है। सो उसको क्या बोलते हैं वो लोग, ये जो बंदा है जस्टिन बर्ग, वो बोलता है एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी को हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल। एक था ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो JS मिल ने बोला। JS मिल ने बोला टोटल ऑफ करंट असेट, टोटल ऑफ करंट असेट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और जस्टिन बर्ग ने बोला एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी, इट विल बी कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। सर एक और बार थोड़ा डिटेल में हम लोग को समझाइए ना कि ये क्या होता है वर्किंग कैपिटल। यस, व्हाई नॉट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल। अब सर क्या होता है, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए, और ये अपना बिजनेस है, और ये मिस्टर बी है। ठीक है, अब क्या होता है जरा ध्यान से आप समझना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ प्रोसेस क्या होता है। इसमें पता है कैसा होता है कि ये मिस्टर ए जो है वो एक क्रेडिटर है। मतलब क्या हुआ, मेरा जो बिजनेस है, मैंने इनसे क्या लिया, मटेरियल लिया। मैंने इनसे मटेरियल लिया, मैंने इनको बोला पैसा मैं आज नहीं दूंगा, मैं पैसा 3 महीने बाद दूंगा। कितने महीने बाद, 3 महीने बाद पैसा देने वाला हूँ, आज नहीं दूंगा। ओके, तो ये जो पर्सन है वो मेरा क्रेडिटर बन गया। अब मैंने क्या किया, इस गुड्स को प्रोड्यूस किया। ठीक है, मैंने इसको प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके मैंने उसको गुड्स बनाया। मतलब पहले मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था ना, मैंने पहले रॉ मटेरियल खरीदा था, उसको मैंने प्रोडक्शन किया और उसको गुड्स बना के फिर मैंने मिस्टर बी को बेचा। किसको बेचा, मिस्टर बी को। और मिस्टर बी को मैंने पैसा मांगा तो मिस्टर बी बोलता है मैं अभी पैसा नहीं दूंगा, मैं जब मार्केट में गुड्स को बेचूंगा उसके बाद 6 महीने बाद पैसा आपको दूंगा। समझा, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। देखो मुझे पैसा कब रिटर्न करना है, मैं बिजनेस हूं, मुझे पैसा कब रिटर्न करना है मिस्टर ए को, 3 महीने बाद। लेकिन मुझे पैसा आएगा कब मिस्टर बी से, 6 महीने बाद, है कि नहीं। तो मेरे पास पैसा कब आने वाले, 6 महीने बाद। 6 महीने के तक मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मुझे क्या करना है, मुझे सैलरी देना है, रेंट देना है, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो पैसे मुझे 6 महीने के लिए लगने वाले हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जो मुझे पैसा 6 महीने के पीरियड के लिए लगने वाले हैं, बिकॉज 6 मंथ्स तक दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव मी मनी। 6 मंथ्स के बाद देगा ये मुझे पैसा, राइट। तो 6 महीने तक तो मुझे पैसे लगेंगे ना बिजनेस को रन करने के लिए। वो जो पैसा मुझे रिक्वायर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। ये था मतलब वर्किंग कैपिटल का। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने गुड्स को गुड्स हम लोग सेल करते हैं ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट, तो इस वजह से हमारे पास इमीडिएटली कैश नहीं होता है, हमारे पास इमीडिएटली कैश नहीं आता है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार के बेसिस पे हम लोग गुड्स सोल्ड करते बेचते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हमारे पास कैश नहीं है तो जब तक हमारे पास कैश नहीं आता है तब तक हम लोग को क्या करना पड़ता है, फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे ना। जब तक हमको पैसे आते नहीं है, पैसे किससे आने होते हैं, डेटर से। अकाउंट्स की भाषा में बोलूँ, जिससे पैसा आना होता है अपना, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। ठीक है, तो अगर जब तक हम लोग को डेटर पैसा देगा नहीं तब तक हमको पैसे को अरेंज करना पड़ेगा कहीं से। ठीक है, अब पैसे क्यों अरेंज करते हैं, ओवरहेड एक्सपेंस के लिए। किसके लिए, ओवरहेड एक्सपेंस के लिए। ओवरहेड एक्सपेंस का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ें को खरीदना पड़ता है वो एक खर्चा होता है, और दूसरा आपका होता है कि भाई डे टू डे एक्सपेंस, जैसे कि टेलीफोन बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, देन आपके बहुत सारे डेटा, चाय पानी नाश्ता वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉस्ट होते हैं आपके, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अब आप एक चीज़ समझो
कि बिजनेस में सर्टनिटी होती है कि नहीं होती है। बिजनेस जो होता है वो सर्टन कभी नहीं होता है, ठीक है। हमको बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ओके। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था बिजनेस रिस्क वाला, सो हमें उसको भी कंसीडर करना चाहिए कि अगर कल उठ के कुछ होता है बिजनेस में तो हमारे पास फंड्स होने चाहिए। सो हमें एक्स्ट्रा कैश रखना चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। सो नाउ वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, मैंने आपको जब समझाया तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है। आपकी इन्वेंट्री आती है, आपको जो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल जो मेंटेन करना है, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है वो आता है। फिर आपको डेटर से पैसा जो आने वाला होता है वो आता है, ठीक है। फिर आपका डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो आता है, ठीक है। मतलब आपको इन सब के लिए पैसा अरेंज करना है, आपको इन सब के लिए पैसा अरेंज करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। मूविंग फॉरवर्ड, बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल होता है, बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल होता है दैट इज इन्वेंट्री, डे टू डे एक्सपेंसेस या फिर कुछ एक्स्ट्रा फंड्स वगैरह जो भी होता है, आप मुझे बताओ क्या ये कांस्टेंट रहते हैं? क्या आपका जो इन्वेंट्री है क्या वो कांस्टेंट रहेगा पूरे साल भर? नहीं। जिस साल में दिवाली होती है या कोई त्यौहार आता है या कोई फंक्शन आता है उस साल में हमें स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, तो अपना इन्वेंट्री का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंगली उस मंथ में अपने जो दूसरे खर्चे होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, तो हमें उन खर्चों के भी उन महीनों में वो जो खर्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो हमें उसी लिए भी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करनी पड़ती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो आपके बिजनेस में फिक्स नहीं होता है, मतलब वो आपको कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ता है, इसलिए उसे सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, वर्किंग कैपिटल को हम लोग ये भी बोलते हैं रोलिंग का पैसा, रोलिंग होना चाहिए, रोलिंग बिजनेस की भाषा में बोलते हैं रोलिंग होते रहना चाहिए पैसों का, ठीक है। अब सर जैसे आपने फिक्स कैपिटल का फैक्टर्स बताया था, मतलब कौन से बेसिस पे हम लोग डिसाइड करें कि वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है कौन से फैक्टर्स है या कौन से बेसिस है जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा। तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ट्रेडिंग होगा, ओके। मैन्युफैक्चरिंग में मैं पब्लिक यूटिलिटी को भी कंसीडर करता हूँ। अगर आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग है, अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो कंजम्पशन वाला है, डेली कंजम्पशन वाला बिजनेस है, जैसे कि चावल गेहूँ आप उन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, डेली कंजम्पशन है, ठीक है। सो वो इन दैट केस क्या होता है, कैश फ्लो ज़्यादा होता है, मतलब कैश आपके बिजनेस में आते रहेगा। अगर डेली कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट है तो क्या होता है वो ज़्यादा डे टू डे बिकता रहेगा, डे टू डे कैश आता रहेगा, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगती है, ओके। अगर आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट का, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, ओके, ये सब लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, तो ये सब जो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन सब प्रोडक्ट का है तो आपके बिजनेस में ना आपका प्रोडक्ट तो रहेंगे लेकिन जो कैश फ्लो है, मतलब ज़्यादा रोज़ रोज़ कोई कंप्यूटर या कार या ये सब खरीदता नहीं है, रोज़ रोज़ नहीं खरीदता है, ठीक है। अगर रोज़ रोज़ मतलब क्या, कंजम्पशन वाली जो चीज़ होती है वो तो बिकने ही वाली है, लेकिन ये कार वगैरह मोबाइल फ़ोन महंगे महंगे जो होते हैं वो इतने ईजिली बिकते नहीं हैं, तो उन शॉप में कैश का जो फ्लो है वो कम रहेगा, तो इन दैट केस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। ये मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग का बताया। रिटेल बिजनेस, अगर रिटेल बिजनेस की बात करूँ ना तो रिटेल बिजनेस में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा? वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उनको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। आगे बढ़ता हूँ, साइज ऑफ बिजनेस। अब लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा, अगर छोटा बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, मतलब आपका सेल्स कितना है, आपके बिजनेस का सेल्स अगर ज़्यादा रहेगा, अगर आपका ज़्यादा सेल हो रहा है तो आपको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा। आपका अगर सेल्स कम है, आपका इतना गुड्स बिकता ही नहीं है, तो आपको इन्वेंट्री इतनी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोडक्शन साइकिल बहुत ही मस्त पॉइंट है। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है टाइम टेकन, जो टाइम लगता है एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल, प्लास्टिक से हम जब प्लास्टिक खरीदते हैं वो रॉ मटेरियल होता है, उससे हम लोग जब पेंसिल बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, पेंसिल बॉक्स अपन जो स्कूल में लेके जाते हैं, प्लास्टिक को कन्वर्ट करते हैं तब जाके क्या बनता है, अपना पेंसिल बॉक्स बनता है। तो प्लास्टिक जो होता है वो रॉ मटेरियल है, पेंसिल बॉक्स जो है जो फिक्स गुड्स है। तो जो टाइम लगता है अपना प्लास्टिक से पेंसिल बॉक्स बनने के लिए उसे बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको नहीं समझा तो बाहुबली वो जो मूवी थी उसको बनने के लिए 3 साल लगे थे। कितने साल? 3 साल।
3 साल बाद, मतलब 3 साल उन्होंने शूटिंग की, प्रैक्टिस की, जो भी रिहर्सल था सब कुछ किया, 3 साल बाद वो थिएटर में आई थी। तो आप मुझे बताओ 3 साल तक क्या जो भी क्रू मेंबर्स थे बाहुबली के, जो सेट पे जो लोग आते थे, क्या उनको सैलरी नहीं देना है? क्या उनको खाना नहीं खाना है? डे टू डे फूड तो देना पड़ेगा ना, शूटिंग कर रहे तो खाना देना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जो चार्जेस लगते रहेंगे, डे टू डे लोकेशन के चार्जेस लगते हैं, वो सब पे करने पड़ेंगे। 3 साल तक उनको बाकी सब खर्चे तो उठाने पड़े रहेंगे। सो आप मुझे एक बार बताओ, अगर कोई पिक्चर 1 साल में बन जाती है और एक पिक्चर है वो 3 साल में बन रही है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा किसको रहेगी? ज़्यादा किसको रहेगी? जिसका प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा रहेगा। जैसे कि बाहुबली को 3 साल लगे तो उसका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा सर। अगर कोई मूवी 1 साल में बन गई, 1 साल में बन गई तो उसका वर्किंग कैपिटल सिर्फ 1 साल, देखो 3 साल अगर लग रहे हैं तो आपको 3 साल के लिए पैसे लगेंगे, समझ रहे हो आपको? और अगर आपको 1 साल के लिए, आपकी मूवी 1 साल में बन जाएगी, ठीक है, तो आपको 1 साल के लिए पैसे लगेंगे, क्योंकि उसके बाद तो आपका पिक्चर जो है थिएटर में रिलीज होगा, पैसे आने लग जाएंगे। ओके, सो अगर जिसका प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा है उसका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, जिसका प्रोडक्शन साइकिल कम है उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। अब बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल मतलब अगर आपका जो बिजनेस है वो बूम बूम पीरियड में है, बूम पीरियड मतलब क्या, आपके बिजनेस की डिमांड ही डिमांड है, तो आपका सेल ज़्यादा रहेगा। अगर आपका सेल ज़्यादा रहेगा तो आपको स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर मार्केट में मंदी है, आपके बिजनेस में मंदी है, तो आपकी सेल्स कम है, आपका स्टॉक का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मूविंग फॉरवर्ड, अभी क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स, ओके, टर्म्स ऑफ क्रेडिट परचेस एंड सेल्स, हाँ आप ध्यान में देना। अब क्या होता है बिजनेस, एक केस 1 है और केस 1 में क्या होता है बिजनेस। बिजनेस जो है वो क्या करता है, इस पर्सन से गुड्स को परचेस करता है, इस पर्सन से गुड्स को परचेस कर रहा है, और ये पर्सन जो बोलता है मैं 1 महीने के उधार दूंगा। कितना महीने का? 1 महीने का ही उधार दूंगा। तो बिजनेस जो है उसको प्रोडक्ट बनाता है और उसको सेल करता है, किसको? इस पर्सन को। ये पर्सन क्या बोलता है, मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा, 3 महीने बाद पैसा दूंगा। समझ रहे हैं? मतलब बिजनेस को जो पैसा आने वाला है, पैसा जो आने वाला है वो 3 महीने बाद आएगा, और बिजनेस को जो पैसा पे करना है वो 1 महीने बाद पे करना है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो क्रेडिट मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। बिजनेस को जो क्रेडिट मिल रहा है, कौन दे रहा है? ये पर्सन क्रेडिट दे रहा है, ठीक है, वो बहुत कम क्रेडिट दे रहा है, बहुत उधार कम दे रहा है, कम टाइम के लिए दे रहा है। लेकिन बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उधार दे रहा है कि नहीं? सो अगर ऐसा आपका बिजनेस है जहाँ पे आपको कम उधार मिलता है और आप ज़्यादा उधार देते हो, एक वर्ड आएगा लिबरल। लिबरल मतलब नॉट स्ट्रिक्ट, नॉट स्ट्रिक्ट, ओके। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट दे रहा है, लेकिन वो भी स्ट्रिक्टनेस के साथ नहीं दे रहा है, इजीली क्रेडिट दे रहा है, 3-4 महीने 5 महीने जितने चाहिए उतने दो, तो अगर आपका ऐसा बिजनेस है, सो इन दैट केस आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आपका दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है, ध्यान देखना। दूसरे केस में क्या बोला है, ये जो पर्सन है ये हमारे बिजनेस को गुड्स देते हैं 2 महीने के उधार पे, और हम उसको सेल करते हैं इस पर्सन को, और ये पर्सन हमको 2 महीने बाद पैसा देगा। देखो, बिजनेस को 2 महीने बाद पैसा यहाँ से आएगा और बिजनेस 2 महीने बाद इसको देगा, है कि नहीं? दोनों जगह 2-2 महीना ही है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट पीरियड है दोनों के एंड पे, ठीक है, बिजनेस को 2 महीने का उधार मिल रहा है और बिजनेस 2 महीने का ही उधार दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जब पैसा यहाँ से आएगा हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का पॉइंट क्या बोलता है? क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या, आपका जो बिजनेस है वो गुड्स को सेल करता है किसमें? क्रेडिट पे। किस पे सेल करता है? क्रेडिट पे गुड्स को सेल करता है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हैं, उधार पे गुड्स को बेच रहे हैं, लेकिन पॉलिसी अब देखो, हर बिजनेस में उधार पे अगर गुड्स बेचते हो तो कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, जैसे कि कितने पीरियड का उधार है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कलेक्शन का पॉलिसी क्या है, वगैरह वगैरह। अब ध्यान देना, आपको मैं वापस से बताता हूँ कि 2 टाइप का बिजनेस है, ये बिजनेस 1, ये बिजनेस 2। ये जो बिजनेस 1 जो है, इसके पास अच्छी सी उधार की पॉलिसी है। मतलब ये क्या करता है, गुड्स उधार पे बेचता तो है, लेकिन फिर टाइम टू टाइम कलेक्ट करता है पैसा, ओके। मतलब ये अपने उधार देने के बाद ऐसा नहीं कि बेफिक्रों की तरह परवाह नहीं करता, ये बरोबर से स्टेप्स लेता है वापस से उस पैसों को रिकवर करने के लिए। और ये दूसरा बिजनेस है जिसके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी पॉलिसी नहीं है, तो ये नो टेंशन। मतलब ये पता क्या करता है, ये गुड्स को बेचता है उधार पे और फिर वापस से पैसे लेने शायद जाता भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ पे ज़्यादा रहेगी? जो
टेंशन नहीं लेता जो टेंशन नहीं लेता, अगर तुमने गुड्स उधार पे बेचे हैं और तुम्हारे पास पैसे ही नहीं आ रहे टाइम टू टाइम, तो आप बिजनेस कैसे रन कर पाओगे, है कि नहीं। और जिसने गुड्स उधार पे बेचे हैं, ठीक है, जिसने गुड्स उधार पे बेचे हैं और वो टाइम टू टाइम कलेक्शन करता है, तो उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट, जो डे टू डे जो पैसा लगने वाला है बिजनेस को रन करने के लिए, उसका रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। अभी कोई कोई बिजनेस ऐसा होता है जो कैश पे गुड्स बेचता है, मतलब जो उधार पे देता ही नहीं है। मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास जो मेरा जो प्रोडक्ट मैंने बनाया उसको बेचा, तो उसको बेच के मेरे पास जो आया वो कैश, मैंने उधार दिया ही नहीं, मैंने उधार पे बेचा ही नहीं, मैंने गुड्स दिया, पैसा लिया। आप मुझे बताओ इन दैट केस वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा या कम? सर कम, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया। अभी आपको क्या टेंशन है, आप अगर आपके पास पैसा आ गया है तो आप डे टू डे एक्सपेंस कर अपना बेयर कर पाओगे, है कि नहीं। आपको आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोई बिजनेस को ग्रोथ करना है, एक्सपांशन करना है, तो इन दैट केस अगर ग्रोथ एंड एक्सपांशन करना है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा। मैनेजमेंट की एबिलिटी, अभी देखो बिजनेस 1 बिजनेस 2, ये मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा बिजनेस 1 बिजनेस 2 क्या होता है, एक जो बिजनेस है उनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा है, उनका बिजनेस का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो उनका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। अगर आपके बिजनेस का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, एक मिनट, ज़्यादा हो जाएगा। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। सर क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपका जो बिजनेस है उसमें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो समझो कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, ओके, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है और अगर आप प्रोडक्शन करते जा रहे हो, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पा रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन वाला बोल भी नहीं रहा है कि अपने को इतना प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इन दैट केस आपको लगता नहीं अपनी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, है क्या नहीं। सो इन दैट केस अपना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है, बिजनेस 1 बिजनेस 2, देखो ध्यान देना, एक ऐसा बिजनेस है जिसका नेटवर्किंग अच्छा है, मार्केट में नेटवर्क अच्छा है, वो उसके पास इतने अच्छे दोस्त लोग हैं, इतने अच्छे बिजनेस में फ्रेंड्स हैं कि उसको एक कॉल करने पे पैसे मिल जाते हैं, वो जब एक फ़ोन करता है तो उसको पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है, तो इन दैट केस उसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा, क्योंकि उसको टेंशन क्या है, वो पैसे ऑलरेडी क्यों लेके रखेगा जब उसके पास एक फ़ोन करके पैसों का रिक्वायरमेंट उसका पूरा हो जाता है। एक दूसरा बिजनेस है जिसका नेटवर्क अच्छा नहीं है, उसका नेटवर्क अच्छा नहीं है और इमीडिएटली फंड्स अरेंज नहीं होते, मतलब उसके पास अगर सपोज कल रेंट पे करना है तो उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो उसको अभी पैसा दे पाए, एक फ़ोन करने पे पैसा दे पाए, ठीक है। तो इन दैट केस उसको पहले से क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये थे पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो कंपनी क्यों बनाया, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेज है पैसा जमा करने के लिए। पैसा जमा करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे कि ओन्ड फंड्स एंड बोरोड सोर्सेज। ओन्ड मतलब खुद के और बोरोड मतलब उसने किसी से बोरो किए रहेंगे पैसा, ठीक है। अब इन विच केस क्या होता है, ओन एंड बोरोड के अंदर देखो ध्यान देना। अब मैं कंपनी के एंगल से बताता हूँ। कंपनी के पास ओन सोर्सेज का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर ये इक्विटी शेयर क्या होता है, देखो इक्विटी शेयर्स क्या होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाइए। लेकिन अभी के लिए आप समझो कि इक्विटी शेयर्स को इशू करके जो पैसा आता है उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर को इशू करके जो पैसा आता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स बेच के जो पैसा कंपनी के पास आता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब पता है क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है सेविंग्स। अभी के लिए आप समझो कंपनी की सेविंग्स है, ये क्या है, सेविंग्स है। फिर बोरोड सोर्सेज मतलब क्या होता है, हमने किसी से पैसे मांगे हैं, ये होता है अपना धन और ये होता है पराया धन। समझा, मतलब पराया मतलब बाहर से हमने लिया हुआ, जैसे कि डिबेंचर को इशू किया, बॉन्ड को इशू किया, पब्लिक डिपॉजिट को इशू किया, उससे जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलेंगे, बोरोड फंड। और अगर आपने बैंक से लोन लिया है, डायरेक्ट बैंक में जाके लोन ले लिया आपने, तो उसे हम बोरोड फंड मानेंगे। सर हम लोग को ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, या रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड। गाइस एक चीज़ मैं क्लियरली बोलता हूँ, अभी मैं फर्स्ट चैप्टर पे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, आपको क्लियरिटी आती जाएगी। सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं आपको सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का अभी नहीं पढ़ सकता हूँ। इन द फर्स्ट चैप्टर आई कैन नॉट टीच यू सेकंड चैप्टर का कंटेंट, ठीक है। सो नाउ यू नीड टू हैव अ लिटिल पेशेंस, ओके।
सर हमको ये तो समझा कि कैपिटल आपने जो बताया कि कंपनी के कितने सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा रेस करता है, ये मैं कंपनी के एंगल से आपको बता रहा था। पहले जो हमने देखा था कि सोर्सेज में सेविंग्स, पेरेंट्स वगैरह, वो तो आपने अपने एंड से देखा था, लेकिन अभी हम मैं कंपनी के एंगल से पढ़ रहे हैं। कंपनी पैसा कैसा, कंपनी कैन रेस पैसा फ्रॉम ओन सोर्सेज, खुद का सोर्स, बोरोड अपना सोर्सेज। ओन सोर्स में आता है क्या, शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस, और बोरोड में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड लोन वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, कंपनी के सोर्सेज कौन से सोर्सेज है और उनके पास से कितना पैसा अपन ने जमा किया। ठीक है, अब ध्यान देना, कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है, 20 लाख। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये अपने कंपनी का कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया अपने कंपनी का कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अगर अपन ने 10 लाख रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर्स बेच के 10 लाख रुपया जमा किया, फिर 3 लाख रुपया अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स बेच के, ठीक है, अपन ने जमा किया, और 1 लाख रुपया अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में है। ठीक है, फिर 4 लाख रुपया अपन ने डिबेंचर, बॉन्ड या पब्लिक डिपॉजिट, तीनों में से कोई एक अपन ने इशू किया और 4 लाख रुपया वहाँ से इकट्ठा किए, और 2 लाख का बैंक से लोन ले लिया, तो ये 20 लाख। ठीक है, 20 लाख अपने जमा हो गए। अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि अपना कैपिटल, देखो अपने लायबिलिटी साइड में, अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसकी एक लायबिलिटी साइड होती है। लायबिलिटी साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं, अपना कैपिटल। तो कैपिटल अपना 20 लाख रुपया है, कैपिटल अपना 20 लाख रुपया है, उसका स्ट्रक्चर ये है, उसका स्ट्रक्चर ये है, कैपिटल का स्ट्रक्चर, कैपिटल का डिजाइन, हमने किसके पास से कितना पैसा लिया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड। जब हम लोग अलग अलग सोर्स ऑफ फंड को कॉम्बाइन करते हैं तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रेडी होता है। हम लोग ने क्या किया, मिक्स किया वेरियस सिक्योरिटीज़ को, हम लोग ने वेरियस सिक्योरिटीज़ को मिक्स किया। देखो गाइस, सर ये सब सिक्योरिटी होती है, ये इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, बॉन्ड वगैरह, ये सब क्या सिक्योरिटीज़ है। तो हम लोगों ने अलग अलग सिक्योरिटीज़ को मिक्स करके अपना कैपिटल बनाया है। वापस से एक बार, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड एंड मिक्स ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़। हम लोगों ने अलग अलग सिक्योरिटीज़ को मिक्स किया। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि हम लोग क्या किया, हम लोगों ने मिक्स किया, किसको मिक्स किया, अलग अलग सोर्स ऑफ फंड को, पैसों का अलग अलग जो सोर्सेस है उनको हम लोगों ने मिक्स किया, वो भी डिजायर्ड प्रपोर्शन में। डिजायर्ड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जितना हमको जहाँ से लेना था उतना हमने वहाँ से लिया। ओके, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम देखो पैसा देने को सब रेडी है, लेकिन हम सबके पास से पैसा नहीं लेते। सर क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम देखते हैं कि वो पर्सन जो हमको पैसा दे रहा है वो हमसे कितना ब्याज लेगा, या फिर वो हमसे रिटर्न में क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर सपोज आपको कोई 100 रुपया देने को रेडी है, लेकिन वो बोलता है कि जब तू रिटर्न करेगा मुझे तब मुझे 500 चाहिए, और दूसरा पर्सन बोलता है मैं तुझे 100 रुपया देने को रेडी हूँ, बट जब तू रिटर्न करेगा तब मुझे 150 रुपया चाहिए, 100 + 50, और पहले वाला बोलता है 500, 100 + 400, तो आप किसके पास से 100 रुपया लोगे, ऑब्वियसली जो बोल रहा है कि मुझे 150 चाहिए रिटर्न में। ओके, क्योंकि आप अगर 100 के बदले 500 दे रहे हो, मतलब आप 400 रुपया एक्स्ट्रा देने वाले हो। वही दूसरा बंदा बोलता है कि 100 के बदले मुझे 150 देना, मतलब आप सिर्फ 50 रुपया एक्स्ट्रा देने वाले हो। तो जहाँ पे आपका पैसा बचेगा आप वहाँ पे जाओगे ना। यस, सो वैसे ही आप एक चीज़ समझो, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जब हम अलग अलग सोर्सेज को, अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड को मिक्स करते हैं, जब हमको इकट्ठा करते हैं, मतलब हम एक ही जगह से पैसा नहीं लेते हैं, हम अलग अलग सोर्स से पैसा जब लेते हैं, वो भी जहाँ से जितना लेना है उतना ही हम लेंगे। ठीक है, डिजायर्ड प्रपोर्शन। आगे बढ़ता हूं मैं। अब इसकी डेफिनेशन दी है किसने, R.H. वेसल। R.H. वेसल नाम का एक व्यक्ति है, उसने इसकी डेफिनेशन दी है। R.H. वेसल मतलब बर्तन, मैं तो इसको बर्तन ही बोलता हूँ। ठीक है, R.H. वेसल ने इसकी डेफिनेशन दी है। उसने पता है क्या बोला है, उसने बोला है कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। वो सोर्सेज ऑफ फंड जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म की बात चल रही है, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा, जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन बिजनेस एंटरप्राइज। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म जो भी सोर्सेज ऑफ फंड है, जो भी जरिया है पैसों का, उनको हम लोग कहाँ पे, एम्प्लॉयड मतलब काम पे लगाना। एम्प्लॉयड का मतलब होता है काम पे लगाना, क्या बोलते हैं उसको, अपना किसी सही जगह पे सही काम के लिए लगाना। ठीक है, काम के लिए लगाना। तो
लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस में जो हम लोग ने बिजनेस में लगाया पैसा काम पे, ठीक है। इसको बोलते हैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना पड़ेगा गाइस। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या हिस्सा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक तो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर आएंगे अपने बोरोड कैपिटल जो हमने बोरो किया है, ठीक है। और उसके अंदर दो आते हैं बोरोड कैपिटल, एक तो डिबेंचर आता है और एक अपना टर्म लोन आता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब वो पैसा जो हम लोग ने रेस किया है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। जब एक कंपनी इक्विटी शेयर बेच के जो पैसा जमा करती है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। सर हमको इक्विटी शेयर क्या होता है नहीं पता, आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझेगा, रिलैक्स। इक्विटी शेयर सर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर मतलब दो शेयर्स, ये वो शेयर्स हैं जो क्या होता है जिनके, देखो ये वो शेयर्स हैं जिनको डिविडेंड कब मिलता है? आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर। मतलब ये वो शेयर्स है जिनको डिविडेंड कब मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद। एंड दूसरा, ये वो शेयर है जिनको कैपिटल मतलब प्रिंसिपल कब मिलेगा? रीपेड कब मिलेगा उनको प्रिंसिपल? आफ्टर पेइंग कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब इन शॉर्ट ये वो शेयर्स है जिनको प्रेफरेंस शेयर के बाद डिविडेंड मिलता है, जिनको प्रेफरेंस शेयर के बाद कैपिटल मिलेगा। इन केस अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो, कंपनी वाइंड अप हुई मतलब कंपनी बंद हुई ना, तो पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को, और सबसे लास्ट में किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर को। द पॉइंट ओवर हियर इज, आपको लग नहीं रहा है कि इक्विटी शेयर जो है वो अल्टीमेट रिस्क ले रहा है? वो एकदम बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है सर। यस सर, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको असली मालिक बोलते हैं कंपनी का। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? असली मालिक बोलते हैं कंपनी का। इनको जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या? नॉट सेम, चेंजिंग। इनको एक ही रेट पे डिविडेंड नहीं मिलता है। इनका जो डिविडेंड होता है वो क्या बोलते हैं उसको, अपना प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है फिर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो पैसा है जो हम लोग ने कैसे जमा किया? जो हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर इशू करके जमा किया। ओके, प्रेफरेंस शेयर को इशू करके जो पैसा हम जमा करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मूविंग फॉरवर्ड, इनको प्रेफरेंस मिलती है। इनको क्या मिलती है? प्रेफरेंस का मतलब होता है इनको अटेंशन मिलता है। सर अटेंशन किसके लिए मिलता है? इनको डिविडेंड भी पहले दिया जाएगा, इनका जो कैपिटल है वो भी पहले मिलेगा। अगर लिक्विडेशन होगा तो, लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पैसा इनका रिटर्न करेंगे। किसका? प्रेफरेंस शेयर का। मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहला पैसा किसको मिलता है? प्रेफरेंस वाले को। ओके, बाद में सबसे लास्ट में किसको मिलेगा? इक्विटी वाले को। ओके, इनका जो डिविडेंड का रेट रहता है वो फिक्स्ड रहता है। कैसा रहता है? फिक्स्ड। अब सर रिटेन अर्निंग क्या होती है? देखो गाइस, हम लोगों ने क्या किया? कंपनी बनाया। क्यों बनाया? बिजनेस करने के लिए। बिजनेस क्यों करना है? हमको प्रॉफिट कमाना है। क्यों करना है बिजनेस? अपने को प्रॉफिट कमाने के लिए। अब सर प्रॉफिट क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस, हम लोग उसको प्रॉफिट बोलते हैं, है कि नहीं? अभी हम लोगों ने क्या किया? सेल्स किया। सेल्स में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पूरा एग्जांपल है। ओफू का मतलब होता है ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपके समझदारी, आपके समझाने के लिए मैं आपको ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग ने क्या किया? सेल्स किया। कितना रुपए का? 1000 रुपये का। उसमें से एक्सपेंस कितना हुआ? खर्चा कितना हुआ? 400 रुपया। अपना प्रॉफिट कितना आया? 600 रुपये का प्रॉफिट आया। उसके बाद अपन ने क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया। हम लोगों ने कहीं से लोन वगैरह लिया रहेगा तो इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट पे करने के बाद जो पैसा बचा, कितना? 540 रुपया बच रहा है। हम लोगों ने उसके ऊपर टैक्स पे किया। क्या पे किया? टैक्स पे किया। टैक्स पे करने के बाद कुछ पैसा और बचा, उस पैसे को हम लोग ने किसको दिया? प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया। देखो सबसे पहले किसको पैसा दे रहे? प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया। उसके बाद इक्विटी को डिविडेंड दिया, इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया। उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया, वो पैसे को हम क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। आप इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलो, रिटेन्ड अर्निंग बोलो, जो बोलना है बोलो, सब एक ही है। ओके सर, ये रिटेन अर्निंग होती क्या है? देखो मैं रिटेन अर्निंग का एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगा। कंपनी ने धंधा करके जो पैसा कमाया उसमें से जो पैसा लास्ट में बचता है, सब एक्सपेंसेस, सब टैक्सेस, सब इंटरेस्ट, सब डिविडेंड देने के बाद, ये जो पैसा बचा है वो सब कुछ देने के बाद बचा है। ये जो पैसा है वो कंपनी का खुद का सेविंग्स है, अगर आप समझ रहे हो तो।
तो इसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग। एक्चुअल में ये पैसा किसका होता है? ये पैसा अभी भी इक्विटी वालों का ही है, क्योंकि लास्ट में जितना भी पैसा बचता है, देखो प्रेफरेंस को पे कर दिया है, प्रेफरेंस को पे करने के बाद लास्ट में जो भी बचता है वो सब किसका होता है? इक्विटी का होता है। तो सर उनको पूरा क्यों नहीं दिया? उनको पूरा इसलिए नहीं दिया कि थोड़ा पैसा हम लोग को बचा के रखना पड़ेगा बिजनेस में अगर कुछ खरीदी करनी है या कुछ पैसा लगने वाला है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि पैसा आगे बिजनेस में लगेगा नहीं, और बार बार थोड़ी ना हम लोग इक्विटी वालों से मांग सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा नहीं देते उनको, हम लोग ने 283 में से 183 ही दिया उनको। ये जो 100 रुपया है ये किसका है? ये किसका है सर? ये है एक्चुअली इक्विटी वालों का। तो सर आप इसको ऐसा क्यों बोल रहे हो कंपनी का है? क्योंकि कंपनी किसकी है? इक्विटी वालों की ही होती है, दे आर द रियल ओनर्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये जो पैसा होता है ये इंटरनल सोर्स है, ये हमने कहीं बाहर से नहीं लाया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। हमने जो पैसा कमाया उसी को हम लोग ने बिजनेस में डाला, प्लाविंग बैक, वापस से इन्वेस्ट करना। इट इज़ दैट अर्निंग विच इज़ लेफ्ट, ये वो पैसा है जो बचा है आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। सबको पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपना रिटेन अर्निंग। अब डिबेंचर क्या होता है समझना। ये एक कंपनी है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी, मिस्टर ए के पास पैसा था, इसने 10 लाख रुपया कंपनी को दे दिया। कंपनी बोलती है कि हम तुम्हें कब रीपे करेंगे? 5 साल बाद। तुम्हारा जो 10 लाख रुपया है वो आपको 5 साल बाद पे करेंगे, लेकिन हम आपको इस 10 लाख के ऊपर हर साल आपको इंटरेस्ट देंगे, है कि नहीं? तो मिस्टर ए खुश हो गया। मिस्टर ए बोलता है अरे लेकिन प्रूफ तो दो कुछ तो उसने बोला डॉक्यूमेंट दिया राइटिंग में, ये एक डॉक्यूमेंट दिया लिख के, दर्शन लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने लिखा, उनका साइन वगैरह सब है। इसमें क्या लिखा है? इसमें यही चीज़ लिखी है, इसमें यही सब चीज़ें लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि 5 साल बाद पैसा देंगे, इतना इंटरेस्ट वगैरह पे करेंगे। इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? डिबेंचर। इसको क्या बोला जाता है? डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? कुछ नहीं, एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है प्रूफ। ये प्रूफ है किसका? लोन का। जो किसने लिया है? कंपनी ने लिया है। एक्नॉलेजमेंट किसका है? लोन का, कि जो किसने लिया है? कंपनी ने लिया है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है प्रूफ। और कंपनी हैज़ टू रीपे, कंपनी को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट जो उसने अग्रीड रेट पे, जैसे कि अपने केस में 10% ये अग्रीड रेट है, एंड रीपे द प्रिंसिपल ऑन स्पेसिफाइड डेट, जैसे कि 5 साल बाद, मतलब कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है एंड प्रिंसिपल को रीपे करना है। नेक्स्ट आता है टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब क्या होता है? टर्म लोन को बेसिकली मतलब और कुछ नहीं, जो हम लोग नॉर्मल बैंक से जो लोन लेते हैं उसे टर्म लोन बोलते हैं, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ये वो संस्था है जो लोन देने के लिए बैठी है, पद पेडी जैसे होती है ना वैसा। तो अगर हमने कोई बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन लिया है उसको हम लोग टर्म लोन बोलेंगे, और इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर मैंने पूरा कवर कर दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स अपना लास्ट टॉपिक था। ओके, आई होप आपको पूरा जो लेक्चर मैंने समझाया है। देखो गाइस, अगर मैं थोड़ा भी फास्ट गया रहूँगा तो इन दैट केस आप लोग यूट्यूब पे स्पीड को स्लो करना। पढ़ाया मैंने आपको ईच एंड एवरी लाइन है, सब कुछ पढ़ाया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो आप प्लीज़, सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लाइक करना वीडियो को, और नहीं पसंद आया रहेगा तो आप कमेंट में आपका जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट करिए। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस भी आपके फ्रेंड्स को ये लेक्चर को शेयर करिए, सो दैट हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई होप आपको लेक्चर देख के समझा रहेगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।